हर महीने की 5 तारीख को जब से आदमपुर बाई इलेक्शन लड़ा था मैं रेगुलर आता हूँ। अब उसके साथ हमने एक और जोड़ लिया कि जब मैं आता हूँ तो उस दिन 1.5 घंटा 1 घंटा पहले मॉर्निंग रिव्यू कर लेता हूँ हमारे DH-BVN का के सब स्टेशन कहाँ बन रहे हैं, हमारी लाइनें कैसी हैं, ट्यूबवेल कनेक्शन कैसे दिए जा रहे हैं, बिजली का कैसा सर्विसेज कैसी जा रही है। तो पहले मॉर्निंग 1-1.5 घंटा ब्लूबर्ड में लगाया, उसके बाद तब से अब थे मेरे ख्याल में कोई आज 40 से 50 पंचायत थी जिनका तो हाथों हाथ ही काम करा। मैं ये समझता हूँ 80 to 90% हमारे पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं, काम होते हैं साथ के साथ। मोस्टली 70% उसमें बिजली डिपार्टमेंट के होते हैं, कोई पब्लिक हेल्थ का भी आ जाता है, PWD के आ जाता है, निगम के भी शहर के आ जाते हैं। वो काम भी सारे ऑफिसर्स को लिख के दे देते हैं, अगले दिन बढ़ा के तकरीबन काम होते हैं। एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है जिससे लोग पसंद करते हैं और हर बार 500 से लेके 1000 आदमी तक रेस्ट हाउस पहुंचता है सुबह से शाम तक। फारी करके तो अब भी करके आया हूँ, फिर 3 बजे फिर जाऊँगा। आज ये हमारा सौभाग्य समझिए कि आज हमारे वक्त साहब भी, जिन्हें इस बात से भी सलाम करते हैं कि हमारी आर्मी में बहुत बड़ा इनका एक रोल रहा है, सर्विस रहा है जो अनुकरणीय है, जिसका कोई मुकाबला नहीं। पार्लियामेंट में तो कोई भी आ जा सकता है, तो इनका भी आज हमें आशीर्वाद मिला। सुबह मीटिंग में भी हमारे साथ रहे, अब यहाँ भी लोगों में साथ रहे। अब ये तो था, अब उसके बाद जो भी आपने कुछ पूछना हो, पावर डिपार्टमेंट का थोड़ा जिक्र कर लूँ। कल हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन थी, गर्मी ज़्यादा थी, कल 12,000 मेगावाट कंजम्पशन रही हमारी और पिछले साल का जो रिकॉर्ड था वो 12,185 था। तो अब 12,000 पे तो हम आगे, मतलब अभी भी और बढ़ सकता है। कोई मानसून आ गया, कोई थोड़ा कम ज़्यादा भी होता रहता है, बढ़ भी जाता है, पर बिटवीन 12,000-13,000 मेगावाट के चलता है जो हम पे अवेलेबल है। कभी कभार कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए तो उसकी वजह से तो कहीं हो जाता है, पर हम सेकंड लाइन बराबर हम पे ऑप्शन रहता है, हम उस लाइन से फिर बिजली चला देते हैं। मई, जून, जुलाई ये तेज़ हवाओं का महीना होता है, खंबे भी कई बार गिर जाते हैं, पर हम उसे कर लेते हैं। कभी टेक्निकली फॉल्ट कभी भी हो सकता है, वो तो देखिए स्पेस में जो जाते हैं उनके यहाँ भी रिस्क % तो रहता है लाइफ में, पर बाकी बहुत ठीक चल रहा है। अब जो कुछ आप पूछना चाहें वो प्रश्न पूछिए। कल आम आदमी पार्टी की यहाँ पर मीटिंग हुई थी, उसमें वो कह रहे हैं कि अब हरियाणा में बिजली के मुद्दे को लेकर ही बड़ा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हरियाणा की जनता बिजली को लेकर इस तरह की बात है। इसी से जुड़ा प्रश्न ये भी है मंत्री जी की, बिजली के जो बिल है उसमें लगातार एक्स्ट्रा बिल दिया जा रहा है, तो पब्लिक की भी ग्रीवेंसेस है कि क्योंकि वो इतना क्लियर नहीं होता, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि नॉन। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, दोनों बात रिप्लाई करता हूँ। जहाँ तक आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम बिजली के मुद्दे को लेकर चलेंगे, उसमें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, गूगल्स पे है। हम इस वक्त पावर के मामले में पूरे देश में, जहाँ तक हमारी गुडविल की बात है, 4 कंपनीज आज तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुई, ये रिकॉर्ड है। और हम गुजरात से भी आगे, पूरे देश में हमारी कंपनीज की अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी 1 नंबर पे। अगर हम कोल इंडिया से किसी से भी पैसा मांगे, सेंटर में जाके कहीं मांगे, हमें 1 मिनट भी नहीं लगता, जाते बिना पूछे तुरंत पैसा मिलता है। नंबर 2, पूरे इंडिया में जहाँ तक इसकी बात है, DH-BVN की जो सप्लाई की बात है, उसमें हम इस वक्त पूरे देश में 47 डिस्कॉम कंपनीज हैं, जिसमें हम 15वें-17वें नंबर थे, आज हम 5वें-6ठे पे हैं। गुजरात की 4 कंपनी 1 नंबर पे, हम 2nd नंबर पे हैं। जो पंजाब और दिल्ली की बात करें उससे भी हमारा नंबर 2 पे है पूरे देश में। जहाँ तक गाँव में सप्लाई की बात है, 84% विलेजेस वो हैं जिनमें हम 24 घंटे बिजली देते हैं, ये भी पूरे देश में एक रिकॉर्ड है। जहाँ तक कुसुम योजना का है, ये जो सोलर के ट्यूबवेल कनेक्शन लगते हैं, इसमें भी हम पूरे देश में राजस्थान के बाद नंबर 2 हैं, ये रिकॉर्ड पे है। जहाँ तक जो आपका नीति आयोग है, जिसे हम फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, जो पहले NDC था अब नीति आयोग हो गया, प्लानिंग कमीशन कहते हैं। प्लानिंग कमीशन में जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट है, बड़ी स्टेट्स है, उसमें हम हरियाणा नंबर 2 पे है पूरे देश में। इंडस्ट्रियल हब हमारा गुड़गांव है, जहाँ फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, मानेसर और ये जो एरिया है रेवाड़ी, इसमें पूरे देश का जो आपका एक्सा बैटर है वो हम 60% प्रोड्यूस कर रहे हैं। जहाँ तक क्रेन की बात है, हम 53% पूरे देश का हम अकेले मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जहाँ तक कार की बात है, 50% अकेला हरियाणा मैन्युफैक्चर करता है।
और जहाँ तक टू व्हीलर का सवाल है, उसमें टू व्हीलर में मोटरसाइकिल में हम 60% पूरे देश का अकेला हरियाणा प्रोड्यूस। सेकंड प्लांट भी हमारा खरखोदा में मारुति का लगने जा रहा है, हम शायद 50 से भी आगे निकले हैं। इन पावर जब नहीं हो तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं आती। सबसे पहले कोई इंडस्ट्री आएगी तो वो ये देखेगी, चाहे अडानी आए, अंबानी आए, चाहे मित्तल आए, कोई भी आएगा वो ये देखेगा कि पावर पोजीशन क्या है। पंजाब वाले क्या कहते हैं ये उनका गणित है। पंजाब की हालत क्या है, 7 बजे से 2 बजे तक तो उनके दफ्तर में बिजली चलती है, फिर बिजली नहीं चलती। हम किसी को माइनस नहीं कर रहे, हम अपनी लाइन आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आप ही दूसरे की छोटी होती है, हमारे कोई प्रॉब्लम। अब मैं दूसरे बिल की बात पे आता हूँ। देखिए, इस वक्त हमने ये तय करा है कि जिसका 3 गुना बिल आ गया उसका बिल ही नहीं इशू करते हम। पहले ये होता था कि एक ही ऑफिस होता था, इशारा आके अपने बिल को दोबारा लोग रीचेकिंग करवाते थे। अब हमने सर्कल वाइज बना दिया, चीफ इंजीनियर सर्कल वाइज देखेगा, एससी जिले वाइज देखेगा, और हफ्ते के हफ्ते एक जहाँ एसडीओ बैठता है उस सर्कल में सब डिवीज़न पे हम बिल बैठ के तुरंत करेक्ट करते हैं। जिसका भी बिल फालतू आ गया तुरंत उसे ठीक करते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। और मैं आपसे ये भी बताऊं, 8 साल में हर चीज़ के रेट बढ़े हैं, आपके कोयले के बढ़े हैं, डीजल के बढ़े हैं, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं, जनरल कमोडिटीज़ के बढ़े हैं, आप हम कपड़ा पहनते हैं उसके बढ़े, खाने के रेट बढ़े हैं। पर 8 साल में हमने टैरिफ नहीं बढ़ाए, ये भी एक रिकॉर्ड की बात है। उसके बाद भी हम सबसे बढ़िया दे रहे हैं। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, एनजीटी की गाइडलाइंस है कि जब आपका नवंबर में जब पैडी कटती है, जब धान कटते हैं, तब से लेके मार्च तक ये रहता है कि इसको दिल्ली में पोल्यूशन ना हो, इस करके जनरेटर्स हरियाणा में बंद कर देते हैं। हम एनसीआर में आते हैं, हमारे जितना मैं इंडस्ट्री लाभ बता रहा हूँ सब जगह जनरेटर बंद होते हैं, उसके बाद भी हम उसको पावर को मीट आउट करते हैं, हमारे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये जो बातें वो कह रहे हैं इस तरीके की बेकार की बातें, अनफाउंडेड एलिगेशन है। मैं जो बता रहा हूँ साफ है, इसमें फिर और पूछना चाहे पूछिए। बिजली के बढ़े हुए बिल को लेकर ही कहा है पूरे हरियाणा में आंदोलन शुरू करेंगे। बिजली के जो बिल है वो बढ़ के आ रहे हैं। मैंने बताया ना, इसका मैंने रिप्लाई करा है कि हमने सॉल्यूशन ये निकाला है कि हर जगह पहले तो एक दफ्तर होता था, अब हमने सर्कल वाइज भी चीफ इंजीनियर बैठता है, फिर एससी बैठता है, फिर इसमें डिवीजन पे एक एसडीओ और एक्शन बैठते हैं, वो करके करते हैं, साथ के साथ करते हैं और तुरंत निपटाते हैं। सर, बड़े बिल का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे हैं, जमा करने चाहिए। देखिए, नहीं वो मैं ऐसा है, 46 पैसे हमने बढ़ाए हैं उसके, जो एक पिछली बार जब यूक्रेन के क्राइसिस आया था ना, जब कोल इंडिया ये सारा कोल भी बंद हो गया सब, उस करके हमने 46 पैसे पर यूनिट बढ़ाए थे। उसका भी हमने ये करके बढ़ाया था कि 1 साल बढ़ेंगे, 1 साल के बाद जैसे ही वो रिलायंस को, उन दिनों में हमें 14 रुपये 16 रुपये भी पर यूनिट बिजली लेनी पड़ी थी, हमने बाकी रेट नहीं बढ़ाए, पर वो एक टाइमली बढ़ाए हैं। वो जिस दिन हमारा 1 साल पूरा जाएगा उसके बाद भी वो 46 पैसे नहीं लेंगे, वो है। इस बार भी बढ़कर आए हैं, इस बार भी बढ़कर आए हैं। नहीं, इससे बढ़ के नहीं आ रहा, यही है जो मैं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हरियाणा में फिर भी पावर कट्स बहुत लग रहे हैं, तो मौसम फिर भी ठीक चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद पावर कट्स काफी लग रहे हैं। इसके अंदर एक ट्विटर वार भी चल रहा है, एक सेलिब्रिटी है गुड़गांव में, अभी दिल्ली से शिफ्ट होकर सेलिब्रिटी आई थी गुड़गांव। देखिए, मैं आपसे बताऊँ, अभी जैसे केजरीवाल पे कूद पड़े, उन्होंने कहा कि दिल्ली ही बेस्ट है। देखिए, मैं आपसे बताऊँ, कल परसों में बरसात हुई है, उससे पहले तूफान भी आए हैं। जब ऐसे आएगा तो कुदरती बात है कि जब जोर से तूफान आएगा, जोर से बारिश आएगी, उस वक्त सारी बिजली बंद कर दी जाती है, नहीं तो उसमें एक्सीडेंट होने का डर रहता है। सभी जगह, आज से नहीं सदा से रहता है, ये तो दिल्ली में भी होता है, अमेरिका में हर जगह ही होता है। तो ये उस वक्त होता है वो, और ये नहीं है, या कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो तुरंत सुधार दिया जाता है। मेरे ख्याल में इस वक्त परफॉर्मेंस वाइज हरियाणा से बढ़िया नहीं, हमारा इस वक्त एट-एंड-सी लाइन लॉस 9.37 है, जो कभी जब 2014 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी ये 31 पॉइंट था। ये तो रिकॉर्ड पे है, बताइए इसको आप कैसे डिनाई करेंगे। सर, यमुनानगर का थर्मल प्लांट सेंट्रल गवर्नमेंट झारखंड ले जाने की बात करिए, आप लोग उसकी प्रेजेंटेशन की भी बात कर रहे हैं। हाँ, करके आए हैं। देखिए, अभी हमारे जब दिल्ली मीटिंग थी तो पीएम साहब हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, वो सभी भी मीटिंग बुलाते हैं। आप स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के मेंबर हैं, रेलवेज के हैं। प्राइम मिनिस्टर जब भी सब डिपार्टमेंट को रिव्यू करते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर स्टेट में करेंगे, वो
एग्रीकल्चर की बुला लेते हैं, फाइनेंस की बुला लेते हैं, सरफेस ट्रांसपोर्ट की बुला लेते हैं। ऐसे ही उन्होंने पावर की मीटिंग बुलाई थी। उसमें उन्होंने एक प्रपोज किया था कि जो नए थर्मल जाएंगे वो नई जगह नहीं लगाए जाए, उन्हें हम वहीं लगा दें जहाँ कोल अवेलेबल है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन ये वो सारा हमारा माइनस हो जाए। एक बढ़िया सुझाव था इकोनॉमी इम्प्रूव करने के लिए। हमने अपना ये दिया कि हम जो यमुनानगर लगा रहे हैं वो नया नहीं लगा रहे हैं। हमारा पानीपत में जो 2 यूनिट है 27-28 वो बंद होने जा रही है, वो 800 मेगावाट है। वो जब बंद होगी, क्योंकि एनसीआर में भी आ जाएंगे, उसका पूरा एक टाइम होता है 28 साल 30 साल, ये बंद हो जाएगी। इसकी जगह हम यमुनानगर लगा रहे हैं और उसमें वही 800 मेगावाट है, इसे हम बढ़ा के 2000 नहीं कर रहे। तो उन्होंने हमारी बात को सुन लिया और उन्होंने फिर एक सेंट्रल इलेक्शन CREC जिसे कहते हैं अथॉरिटी होती है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, उसको रेफर कर दिया। वो एग्जामिन करेंगे, वो सारे इसके क्रॉस पॉइंट्स एग्जामिन करेंगे, उसके बाद हमें भी पूछेंगे। हमारा बंद नहीं हुआ। पीके दास की यही स्टेटमेंट आई है कि इससे 2600 करोड़ रुपए का वो पड़ेगा, वहाँ से ट्रैवलिंग होगी, जो बिजली वहाँ से आएगी। हो सकता है उनके जो डाटा जाए, हमारे वो चेयरमैन हैं वो और इस लाइन में बहुत लंबे से जिम्मेदार, हमारे सबसे इंटेलिजेंट ऑफिसर है, उन्होंने जो डाटा पढ़ के दिए ठीक होंगे। सर थर्मल में बायोमास यूज करने की बात आई है, तो अपनी कितनी तैयारी है, कौन से थर्मल प्लांट? देखिए कई जगह हम लगा रहे हैं ऐसे प्लांट। अब देखिए एक तो हमने ट्यूबवेल का भी अब करने जा रहे हैं कि ट्यूबवेल का हम जैसे 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सबसे महंगी बिजली मिलती है, क्योंकि घरों की सब लाइटें पूरे जब देश हरियाणा में सब जगह लाइटें ऑन होंगी, सब जगह किचन भी काम चलेंगे तो सब जगह हीटर सब चलते रहते हैं, बाहर भी लाइटें सारी, बाजार भी सारा एक में ऑन रहेगा, तो उस वक्त बिजली सबसे महंगी पड़ती है। तो हमने ये करा है कि हम दिन में ही ट्यूबवेल चलाएं ताकि हमें सोलर पावर सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक। आज भी ऑफिसर की मीटिंग थी, उस पर मैंने चर्चा करा कि सबसे ज़्यादा इसे इम्प्लीमेंट करो। उस वक्त हमें 3.25 रुपये सोलर की पावर मिलती है, तो हमारा बहुत रेवेन्यू बचता है, बहुत पैसा बचता है। ज़मींदार को ये फ़ायदा है कि उससे रात को धक्के नहीं खाने पड़ते। ऐसे सुझाव आते रहते हैं, उसको हम करते रहते हैं। ऐसे ही हमने जो प्लांट लगाए हैं उसमें सोलर के लगा रहे हैं ताकि हमें बिजली सस्ती मिले और लोगों का आगे चले। सिंह साहब, आप कि इनका वजूद नहीं रहेगा, लेकिन पंजाब की बात कर ली जाए तो वहाँ पे बीजेपी का अकालीस के साथ दोबारा टाई अप होने जा रहा है। हरियाणा में जेजेपी के साथ बीजेपी का साथ है। कुछ लगता है सर हरियाणा में भी अभी इसी तरह की राजनीति देखने को मिलेगी बीजेपी? देखिए ये चीज़ें हाईकमांड डिसाइड करता है, पार्टी के फंक्शंस हैं। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है। इस वक्त पूरे देश में सबसे ज़्यादा बीजेपी के बराबर कोई पार्टी नहीं है और उन्होंने अब अपना फैसला करते हैं। हर जगह की, हर स्टेट की कंडीशंस अलग हैं। उन्हें आपके महाराष्ट्र में एक समझौता करना पड़ा, उन्हें तमिलनाडु में अलग करना पड़ा, उन्हें हर स्टेट में अपनी अलायंस करनी पड़ती है। कभी ऐसा टाइम रहा है जब एनडीए की सरकारें थी तो उस सरकार में मुलायम सिंह भी थे, उसमें आपके लालू जी भी थे, उसमें टीडीपी थी। ये उन पार्टी का वो क्या कहते हैं, समय और परिस्थितियाँ आपकी भूमिका तय करती है। जब जैसे हालात होते हैं उस हिसाब से पार्टी हाईकमांड हमारा तय करता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अभी उससे कुछ नहीं कह सकते, कोई ऐसा कोई मतलब पक्का फाउंडेड ऐसी चीज़ नहीं है कि ये करना ही है, ये तो डिपेंड करेगा। ये बीजेपी सरकार, बीजेपी डोमिनेंट है, बाकी तो एनडीए सरकार ही। दूसरी पार्टियों के भी मंत्री हैं हमारी सरकार में, तो वापस अब एनडीए की जरूरत पड़ी, मतलब वापस का अभी भी एनडीए तो है। देखिए मैं इसमें अपना दल की मंत्री है हमारे साथ, दूसरे दलों के मंत्री हैं, वो अब भी ले रहे हैं। मैं एक बात आपसे क्लियर करूं, 1947 के बाद एक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि महात्मा गांधी का बहुत कड़ा कद था, देश आज़ाद हुआ था, तो उस वक़्त कांग्रेस के सिवाय नई नई आज़ादी मिलती, ब्रिटिश रूल से हम बाहर आए थे, तो लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को 3 बार प्रधानमंत्री बनाया। और महात्मा गांधी उस वक्त देश के आज तक उनसे बड़ा कोई जननायक देश में नहीं हुआ, इवन अफ्रीका के लोगों ने भी उन्हें माना। इसके बाद आप ये समझिए कि 1984 में राजीव गांधी को 401 सीट मिली थी। उसके बाद तो बीच में एनडीए की सरकारें बनी, चाहे वाजपेयी जी आए, चाहे मोरारजी देसाई आए, चाहे उसके बाद वीपी सिंह आए, चंद्रशेखर आए, एनडीए मनमोहन सिंह जी, एनडीए यूपीए की 11-11, 14-14 पार्टियों की सरकारें चली। फ्रांस और जर्मनी में भी 30-30 साल चलने के बाद फिर डेमोक्रेसी आई, 2 पार्टी सिस्टम आया। तो हम भी उस दौर से गुजर के गए, पर 84 के बाद 2014 तक आप ये समझिए कि 16 और 14, 30 साल के बाद देश के लोगों ने एक आदमी को मैंडेट दिया। बीजेपी अकेली सिंगल पार्टी मेजोरिटी में, उसके बाद दोबारा 2019 में दिया, अब तीसरी बार भी ये रिकॉर्ड टूट रहा है, तीसरी बार भी बीजेपी 3rd टाइम भी सिंगल पार्टी सरकार बनाएगी।
ये मीडिया भी जान रहा है, मैं भी जान रहा हूँ। तो क्षेत्रीय दल का आपका मतलब है कि क्षेत्रीय मैं ये नहीं कहता, ये आपने बताया ना, हमने क्षेत्रीय दलों को भी, क्षेत्रीय दल ने देखिए लोगों के फैसले हैं, लोग कई जगह खाली रीजनल पार्टीज को सरकार दे रखी है, डीएमके को दे रखी है। अब लोग वोटर का मन आप और हम थोड़ा ही बदल देंगे, उन लोगों की अपनी सोच है। किसी जगह और पार्टी की भी सरकारें बन रही हैं, उड़ीसा में बीजू जनता दल की अकेली पार्टी की सरकार बन रही है। अब क्षेत्रीय दल समय समय से कम होते जा रहे हैं। देखिए बादल साहब का अकाली दल बहुत बड़ा था, 25 साल अकेले ने रूल किया, सबसे लोग ज्योति बसु के बाद सबसे बड़ी पार्टी बादल साहब सबसे लंबे चीफ मिनिस्टर रहे। आज वो खुद भी चुनाव हार गए थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनका बेटा भी चुनाव गया, पूरी फैमिली हार गई, 2 ही एमएलए बने। तो क्षेत्रीय पार्टियां आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो मैं भी कह रहा हूँ, हरियाणा में इनेलो था, इनेलो भी कभी एक अकेली पार्टी सब कुछ थी, 90 में से 85 सीट आई, एक बार नहीं 2 बार आई, पर आज इनेलो की 1 सीट रहेगी। तो ये पार्टियां तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जैसे मैच्योरिटी आएगी, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन की लोग बात देखेंगे, फिर एक पार्टी से 2 पार्टी सिस्टम में आते हैं। चुनाव नेशनल पार्टी से लड़ेंगे नेक्स्ट? मैं देखिए समय बताएगा, अभी तो मैं बीजेपी के साथ पूरी तरीके से पूरे जोर से लगा। मैंने सबसे बड़ी सभा करी, मेरा ये सौभाग्य है कि देश के सबसे मजबूत गृह मंत्री मेरे घर चाय पीने आए। मैं बीजेपी का, जो बीजेपी के लोग साथ दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा साथ दे रहा हूँ। अब जब सुनो, अनकंडीशनल जब हंगा असेंबली थी, सबसे पहला आदमी मैं था कि मैं साथ दूंगा। अब इसके बाद जब वो स्थिति आएगी, मुझे बात करेंगे तो मैं अपना मन उन्हें दूंगा। ऐसी चर्चा है कि आप हिसाब से लोकसभा का चुनाव है। देखिए आपसे सुन रहा हूँ, मुझे तो जानकारी नहीं है, कोई जानकारी आएगी तो जरूर शेयर करूँगा। मैं तो हमेशा ही आता हूँ, आप पीछे देखिए, जब से बैजनाथ जी के सामने चुनाव लड़ा 2008 की बात है, तब से बराबर नहीं आ रहा, सारा मीडिया मिलता है, मैं आता हूँ यहाँ। नहीं, अमित शाह जी आपके घर आए तो चर्चाएं और गर्म हो गई। नहीं, अमित शाह जी घर आए तो उनका स्वागत है, मेरे घर आए हैं। देखिए सबसे मजबूत देश के गृह मंत्री हैं, सबसे बेस्ट पार्लियामेंटेरियन है, सबसे बढ़िया ऑर्गेनाइजर हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है सरकार को बार बार रिपीट करने में, बीजेपी को लाने में। ये एक उनका पारिवारिक था। हमारे जो देवलाल फैमिली है वो मोदी साहब की और अमित शाह जी का एक बहुत बड़ा उनका है, तो जो साहब से बड़ा संबंध रहे हैं। तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मेरे घर चाय पी रहे, मैंने निमंत्रण दिया, मेरे घर आ गए। तो विधायक का चुनाव लड़ना पसंद करेंगे या? देखिए वो मैं तो दोनों ही लड़ना चाहूँगा, हालात पे डिपेंड करेगा। प्रेफरेंस आपकी? हाँ जी, मेरे फादर 3 जगह लोकसभा लड़े थे, रोहतक से भी बन गए थे, वहाँ भी बन गए। कब दिक्कत थोड़ी, हमारी नई चीज़ नहीं है, कहीं भी से जाके लड़ लेते हैं। मैं आदमपुर भी आके लड़ दिया था, 3रा जिला था। देवराज जी वैसे करते थे हमेशा? नहीं, मैं देवराज जी अलग अलग जगह से चुनाव। ओम प्रकाश जी, वीरेंद्र सिंह जी आमने सामने लड़ दिए थे। दुष्यंत जाके उचाना से जीत के आ गया था, नैना वहाँ से तोशाम से जीत के वहाँ से बाटरा से जीत के आ गई थी। तो हमारे परिवार के लिए कोई सीमाएं थोड़ी, हम सीकर भी जाके जीत गए, चौसाब भी जीत गए, हमारे पोते भी, बेटे भी जीत के आ गए थे विधानसभा में। तो हम तो नेशनलिस्ट हैं, कहीं भी चले जाए। सर जेल को लेकर कोई नए प्रोजेक्ट? देखिए जेल में बहुत सुधार है। आप बैठे हैं, जैसे ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है, ऐसे पार्लियामेंट की कमेटी होती है। एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स है, रेलवेज है, डिफेंस है। तो उसमें हमारे सुशील मोदी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में, अब वो राज्यसभा के मेंबर हैं, तो कमेटी के चेयरमैन होते हैं। उसमें सभी कमेटीज में कांग्रेस के मेंबर भी होते हैं, उसमें डीएमके के मेंबर भी हैं, उसमें आपके शिवसेना के मेंबर भी हैं, केजरीवाल जी की पार्टी के मेंबर भी हैं, सभी पार्टीज के मेंबर होते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में। एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स आई थी, उन्होंने तेलंगाना विजिट करा, तिहाड़ जेल भी करी, बाकी देश की जेलें विजिट करी, हमारी बॉन्डसी जेल को गुड़गांव में विजिट करा। वो सारा ये देखते हैं कि उसको जो कैदी आता है उसको कैसे रखा जाता है, उसको रहने का इंतज़ाम कैसा है, उसको खाने की व्यवस्था कैसी है, उसको मुलाकात कैसी होती है, उसकी टेलीफोन करने को देते हैं, उसका कैंटीन का उसका क्या रिश्ता है, उसे कोई बीच में तंग तो नहीं कर रहा, उसके राइट्स पे कोई अटैक तो नहीं है। इसके बाद जब उसे पैरोल मिलती है तो उसे लटकाया तो नहीं जाता, तुरंत उसे भेज दिया जाता है, क्या रहता है। तो सेशन जज भी बराबर विजिट करते हैं। वो इंश्योर करने के लिए कमेटी आती है ताकि हम पे एक दबाव बना रहे कि उनको सुरक्षा उनकी ठीक रहे। तो जब वो आके जब जाने लगे तो हमारे क्योंकि वहाँ हमारे सेशन जज भी थे, डीसी भी थे, हमारे डीजीपी भी थे, एसपी भी थे, तो उन्होंने रजिस्टर रख दिया कि सब जाने से पहले ज़रा कमेंट्स लिख दें। वो कमेंट वो बता रहा हूँ जो आप जिस दिन को मैं जेल से मंगवा के दे दूँ, रजिस्टर पर आज भी हैं। उसमें लिखा बहुत बेहतर व्यवस्था,
लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था। बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी, ये उस पर रिकॉर्ड पे लिखा हुआ है। तो इससे अच्छा मैं समझता हूँ कॉम्प्लीमेंट हमारी जेल डिपार्टमेंट के लिए नहीं हो सकता। हमारी जेलों में खाना मिलता था कि 4 बजे शाम को खाना दे देते थे, ये पहले से चला रहे थे। मैं कहने का ये क्यों हो रहा है, कहता साहब ये तो ब्रिटिश टाइम से परंपरा है, तब से ही चला रहा है। मैं कहने का परंपरा को बदल नहीं सकते, बोले बदल सकते हैं, तो कैसे बदला जाएगा। इसे उस वक़्त मैं कहने का क्यों था कि जी जब अंग्रेज जो थे उनका राज था, वो कहते थे कि बिजली थी नहीं कि इन्हें जल्दी करके अंधेरा होने से पहले अंदर भेज दो, तो ये उसका बैकग्राउंड ये थी। मैं कहने का इसे सनसेट टू सनसेट कर दो, बढ़िया हो गया। अब उन लोगों को देखिए 4 बजे उठ के आदमी पानी पीना चाहेगा, वो चाय पीना चाहेगा, उसे खाने का कहें 4 बजे तो वक्त ही नहीं होता खाने का। तो ऐसे सुधार हुए हैं। जेलों में इतनी सुविधा को देखते हुए सर्दियों के अंदर कैदियों की तादाद बढ़ जाती है। एक अधिकारी से मेरी बात हुई तो उसने बताया कि चोरों तक के जेब कतरे हैं, सर्दियों में उनको पनाह नहीं मिलती तो कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाते हैं। इतनी सुविधाएं देख करके जेलों में नहीं ऐसा है, एक एक जेल में 2-2 हज़ार आदमी रहते हैं। देखिए 20 जेलें हमारे 24-25 हज़ार आदमी हैं। अब ओवर क्राउडेड भी है। अब उसमें कौन देखे ये युधिष्ठिर, कौन देखे कि ये दुर्योधन है, ये तो कह नहीं सकता ना इंडिविजुअल क्या चीज़ है। मैं आपसे एक बात बताता हूँ, आपने पेपर दिया ना, मैंने भी दिए हैं। जब क्लास में विजिलेंटर घूमता है, फाइनल जब एग्ज़ाम होता है तो यूँ टेबल लगा होता है, और वो जब करते हैं तो क्वेश्चन पेपर उसके बीच में सीट के बीच में नकल रखते हैं और उसके पैरों की आवाज़ से समझ जाते हैं। विजिलेंटर भी चेक नहीं कर सकता 2000 आदमियों की भीड़ में कौन कैसे है। पर जो भी चीज़ आती है हम बहुत मॉनिटर करते हैं कि इस तरीके की प्रैक्टिस को बंद करें। कोई सुझाव आप देंगे तो कोई और निगाह में तो वो भी बताओ ठीक करते हैं। क्या उन कैदियों के लिए क्या सोचा जा रहा है जिनके जो कम यानी कि छोटे से मुकदमे में पुराने टाइम से काफ़ी लंबे टाइम से रहते हैं, ऐसे कैदियों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था छोड़ने की, क्योंकि 15 अगस्त और उन पे तो रहती है, क्या अलग से कोई ऐसी कोई प्लानिंग क्या उनको निकालना? देखिए ऐसा है कि जब किसी को सज़ा होती है तो सेशन जज हाई कोर्ट लिख के भेजता है, उसके साथ रिकॉर्ड आता है कि इस आदमी को इतने साल इतने महीने आज की तारीख से इस तारीख तक सज़ा है। उसके बाद कुछ जो जिनका कंडक्ट अच्छा होता है, जब साल निकलता है तो कुछ जो 20-30 साल के कैदी होते हैं जिनका ऐसा नहीं होता, उस पर फिर एक पॉलिसी पे हमारा मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट एक फैसला करती है कि इनको हम रिलीफ देते हैं। 26 जनवरी पे दे दिया जाता है, वो सभी के लिए है। उसमें 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, जितना हम कर सकते हैं जो बाई लॉज में है जेल के, उसी हिसाब से हम कर देते हैं। बाकी तो सब जो है प्री मैच्योर रिलीज, अभी हमारी मीटिंग थी, जो ठीक कंडक्ट रहा, जिनका बढ़िया रहा, जिन्होंने सज़ा पूरी कर ली, उन्हें हम छोड़ देते हैं उसी दिन। उसमें मैं भी बैठता हूँ, हमारे होम सेक्रेटरी बैठते हैं, उसमें हमारे डीजीपी बैठते हैं, एलआर बैठते हैं, आईजी बैठते हैं। और जो कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी ने मर्डर करके केस गया हुआ है और मर्डर करा, उसमें उस औरत के पेट में बच्चा भी है, तो वो डबल मर्डर हो गया। अगर उसकी सज़ा पूरी होगी तो भी उसे 3 साल 2 साल और आगे बढ़ा देता है कि नहीं, ऐसे आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए। एक आदमी ने एक औरत को रेप किया, रेप करने के बाद जला दिया। अब जला दिया उस आदमी का जब आया तो हमने 3 साल उसकी आगे और बढ़ा दी कि ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, तो गोली मारने से भी बड़ा क्राइम है। तो ये डिपेंड करता है, कई बार ऐसी चीज़ों पे फैसला आपको, हम भी तो ह्यूमन बीइंग है। सर कैदियों के साथ स्टाफ की संख्या, जो जेल जो स्टाफ है उसको बढ़ाने के लिए, देखिए जेलें हमारी पहले जो है वो बहुत ठीक हैं। अब एक नई जेल बना रहे हैं जो पूरे नॉर्दर्न इंडिया के लिए मॉडल होगी, जो हम रोहतक बना रहे हैं, जिसमें बहुत जो टॉप आपके जिन्हें कहते हैं कि गैंगस्टर्स हैं, जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं, उसको उस जेल में रखा जाएगा। उसमें 3 टायर सिक्योरिटी रहेगी, हमारी अपनी हरियाणा पुलिस भी रहेगी, उसमें सीआरपीएफ भी हो सकता है, उसमें आपका बीएसएफ भी हो सकती है, आईएसबीटी भी हो सकती है। 3 टायर रहेगी ताकि उसमें कोई भी आदमी, 50 जैमर लगे होंगे ताकि कोई भी आदमी उसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं कर सके। वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि जसपा के साथ जितनी जल्दी हो कंडा छिड़वा दो, हर रोज नुकसान हो रहा है, आपका क्या मानना है? कौन कहते हैं ये? देखिए वीरेंद्र सिंह जी बहुत बड़े थिंकर हैं, कांग्रेस में भी थे, यहाँ भी हैं। अब उनकी सलाह कई बार तो बहुत ऊपर चली जाती है, कई बार नीचे आ जाती है। उनकी बात को ऑब्जर्व करने का मामला मेरे में तो हिम्मत है नहीं कि मैं उनकी बात पे कुछ कमेंट कर दूं। कभी कुछ कह सकते हैं, अब उन्हें कोई ऐसा जो पैरामीटर्स है उन्हीं के पास है, उनके पास ही अपना पर्सनल है जो उन्हें पता लगता है, मुझे मेरा ही पता नहीं। ये माना जाए कि उनकी जो बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। देखिए ये इंडिविजुअल आपस की एक दूसरे के, मैं समझता हूँ इससे ऐसी चीज़ों पे हीटअप नहीं होना चाहिए। आदमी अपने मुद्दे की बात करे वो ज़्यादा बढ़िया रहता है।